ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत हम आपको बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कुछ बातें बता चुके हैं और प्रश्नों को लिखवा चुके हैं। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे मुद्रित माध्यम की। मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम जिसे कहा जाता है, समाचार पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें इसी माध्यम के अंतर्गत आती हैं। तो इसी को आज आप लिखेंगे और याद करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, 12वीं कक्षा 11वीं 12वीं के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि सभी को अपने ये महत्वपूर्ण टॉपिक विषय सबके पास समय पर उपलब्ध हो सके। देखिए, जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है? प्रश्न बनेगा, सबसे प्राचीन जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम है, जिसको आप टाइप्ड या प्रिंटेड बोलते हो, छपा हुआ, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं किताबें आदि आती हैं। ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रिंट माध्यम का वर्णन करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना है, प्राचीन है। आधुनिक युग का प्रारंभ छपाई खाने के आविष्कार से हुआ था। छपाई, प्रिंटिंग, मुद्रण एक ही बात है। जब छापे खाने का प्रयोग हुआ तब से आधुनिक युग के मुद्रित माध्यम का जो है विकास माना जाता है। चीन में सबसे पहले मुद्रण का कार्य शुरू हुआ, परंतु आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। व्यक्ति का नाम है गुटेनबर्ग, और पिछली बार 2019-20 में मार्च परीक्षा में ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। यूरोप में पुनर्जागरण, नए युग की शुरुआत को पुनर्जागरण बोलते हैं। रेनेसां की शुरुआत छापे खाने की प्रमुख विशेषता रही है, भूमिका रही है। भारत में ईसाई धर्म या मिशनरियों ने जो है 1556 में गोवा में धार्मिक पुस्तकें छापने के लिए खोला था एक छापा खाना, मतलब खोला। प्रश्न बनता है, भारत में पहला छापा खाना कहाँ खोला गया, कब खोला गया, किसने खोला? अलग अलग तरह से लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे 1556 में ईसाई मिशनरी होते हैं जो धार्मिक प्रचार करते हैं। मिशन होता है उनका अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो धार्मिक पुस्तकें छापने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। अब बात करते हैं प्रिंट माध्यम की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार पत्रिकाएं पुस्तकें आती हैं। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। स्थायित्व मतलब लंबे समय तक आप उसको रख सकते हैं, उसे आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हुए उस पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो दोबारा जितनी बार चाहें पढ़ सकते हैं। आप अखबार पत्रिका पढ़ रहे हों तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ और उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा आप टेलीविज़न वगैरह इंटरनेट पर कम होता है, वीडियो वगैरह चलती हैं, टेलीविज़न देखते हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार समाचार नहीं लगवा सकते। ऐसे ही अगला पॉइंट है,
मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का एक लाभ यह भी है कि आप इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और इसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कभी भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की एक विशेषता यह भी है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। कौन सी भाषा का? लिखित भाषा का विस्तार माना जाता है। जाहिर है इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, एक्टिवनेस होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी, शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है, यानी अति महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है यानी लोगों तक तो पहुंचना है तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएं। मुद्रित माध्यमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि आप यहाँ पे लिखेंगे, मुद्रित माध्यमों की एक विशेषता यह भी है कि चिंतन और विचार के विश्लेषण का माध्यम है। चिंतन और विचार के विश्लेषण का। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो, यानी पढ़ा लिखा हो, वही आपकी बात पढ़ेगा, समझेगा, और जिसने औपचारिक और अनौपचारिक के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो। औपचारिक और अनौपचारिक का अर्थ मैं बता देता हूँ। देखिए, जो नियमों में बंधकर शिक्षा पाई जाती है या कोई कार्य किया जाता है वो औपचारिक होता है। जैसे स्कूल आदि की शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक जो आप कहीं से भी अनियमित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे स्वयं आप अगर कोई विशेष अनुशासन सीखते हैं, नियम बनाते हैं, खेलते समय आप कुछ सीखते हैं, तो वो अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं मुद्रित माध्यम की कुछ महत्वपूर्ण कमजोरियां या खामियां भी कह सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, तो आप इनमें लिखेंगे। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं है, यानी जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए प्रिंटिंग कोई काम की नहीं है। समाचार पत्र वो नहीं पढ़ सकते, किताबें वो नहीं पढ़ सकते। साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान और इसके साथ साथ उन्हें शैक्षणिक ज्ञान योग्यता का विशेष ध्यान रखना होता है या पड़ता है। इसके अलावा पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप कोई ऐसा विषय प्रस्तुत करते हैं जो पाठक उसकी रुचि, उस पाठकों की रुचि नहीं है, तो वो ज़्यादा मान्य नहीं होगा, ना ही उस पर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे ही रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते, यानी एक कमज़ोरी बनती है कि जैसे ही कोई घटना होती है उसका सीधा प्रसारण आप एकदम से मुद्रित नहीं करवा सकते। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होती हैं, जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार, मासिक पत्रिका महीने में एक बार। आपने देखा होगा अखबार पत्रिकाओं में पिछली बातें होती हैं, उस दिन जो हुआ, जिस दिन आप पढ़ रहे हो उससे संबंधित बातें अगले दिन प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें आगे लिख सकते हैं, रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है जिसे डेड लाइन कहते हैं। लघु उत्तरात्मक में पूछा जा सकता है डेड लाइन किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय अवधि डेड लाइन कहलाती है। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री
प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखक और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, यानी उस समय सीमा का उसको पूरा ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा वो रुचिकर नहीं होगा। इस तरह मुद्रित माध्यमों में लेखक की जगह स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेखन में स्पेस जो है आवश्यक है, किस पृष्ठ पर कितना मुद्रण करना है, कितना दिखाना है, दर्शाना है। जैसे किसी अखबार या पत्रिका में कि संपादक ने अगर 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा गया है तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में ऐसे में जगह नहीं होती, यानी आपके अनुसार जगह नहीं मिलेगी। साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर किया जाए, ताकि पाठकों को कोई असुविधा न हो, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलत या अशुद्धि हो वहीं चिपक जाएगा। उससे सुधारने के लिए पत्रिका को अगले अंक का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आप इसको लिखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे।